नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल और एप्लीकेशन विजिल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने जीके सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जी हां, हम लोग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अपने आप को तकलीफ में पाते हैं। तीन प्रकार की हिस्ट्री। एक तो सब्जेक्ट वैसे ही इतना उलझाऊ, इतना बझाऊ, इतना लंबा, इतना विस्तृत। दूसरे उसमें तीन कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी दुनिया भर की हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो ठीक है, कहानी किस्सों में हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा और इजी भी है क्योंकि वो आज के हिसाब से अपने आप को समायोजित करती है। हम लोग अपने आप को समायोजित करते हैं उससे, इसलिए थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, ये सब। एंशिएंट हिस्ट्री वैसे ही लोगों को लगता है कि कितना उलझाऊ है, उबाऊ है, जबकि ये गारंटी है कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई इतिहास नहीं है, बस पढ़ाने वाला चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा बीच में है, वो है मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, अब उसको आप मेडाइवल कहिए, मेडिवल कहिए, अंग्रेजी में दुनिया भर का तोड़ मरोड़ करके करते हैं। मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास साथियों वैसे तो बहुत लंबा है, मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन हमको आपको जिस परीक्षा के लेवल में पढ़ना है थोड़ा सा जानना है, बेसिक चीजें जाननी है, जहां से लगभग सवाल गलत न हो। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे क्या साथियों, दो ही चैप्टर उसमें। एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल साम्राज्य। जी हां, दिल्ली सल्तनत नहीं 5 हम लोग देखेंगे, मुगल साम्राज्य में 6-7 देखेंगे, बस यही है। अब उसके बीच में आपका विजयनगर भी आ जाएगा, आपका महमूद गजनवी का आक्रमण भी आ जाएगा, मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध भी आ जाएगा। लेकिन दो ही साथियों, मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास में मात्र 2 ही चैप्टर हमको पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत और मुगलकालीन साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत माने दिल्ली जब से राजधानी मुख्य रूप से बनती है। ठीक है, वैसे तो कभी दिल्ली रही, कभी कुछ रही, कभी लाहौर रहा, लेकिन बिल्कुल इन शासन में दिल्ली राजधानी होकर रह गई। ठीक है, अब वो चलते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत देखते हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत माने दिल्ली को राजधानी बनाकर राज करने वाले राजा लोग। ठीक है, राजाओं की राजवंशावलियां हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत। तो इसको साथ में हम लोग 2-3 पार्ट में देखेंगे। एक तो बहुत विस्तृत में देखेंगे, ठीक है, उसमें हो सकता है 2 पार्ट हो जाए, और आज केवल भूमिका देखेंगे, क्योंकि साथियों इसमें जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं पता दिल्ली सल्तनत का, वो अगर मैं डीप में चला गया तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, डर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो आज हम लोग केवल उसका मोटा मोटा खाका पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग कैटलॉग पढ़ते हैं ना, सूची पढ़ते हैं, वैसे हम लोग मोटा मोटा एक जान लेते हैं, जिससे दोबारा पढ़ते हैं उसको थोड़ा अंदर घुस के पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। कम से कम हमको वंश के नाम तो याद हो जाएंगे, कम से कम कुछ राजाओं के नाम तो याद हो जाएंगे, काम देखते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक भूमिका के रूप में चलते हैं। दिल्ली सल्तनत साथियों, दिल्ली पर राज करने वाली 5 सल्तनतें थी। यद्यपि इसमें 3 वंश मेन था, कुतुबी वंश। ठीक है, ठीक, अभी हम लोग देख रहे हैं, चलिए अच्छा इसमें पहले देखते हैं। पहले हम लोग कहेंगे गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश अगर सही से देखा जाए तो वैसे ये आधी अधूरी जानकारी है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मामलूक वंश। ठीक, अगर अच्छे ढंग से देखा जाए मामलूक वंश, और इसमें 3 वंश थे। ठीक है, 3 वंश, इसमें एक था कुतुबी वंश, ठीक है, और एक था शमसी वंश, और एक था बलबनी वंश। ठीक है, बलबनी वंश। अब जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा है क्या बलबल बलबल कर रहे हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, केवल इतना जानिए हमको क्या पढ़ना है, गुलाम वंश। ठीक है, मतलब ये राजा किसी न किसी के गुलाम थे। हो सकता हो राजा के गुलाम, फिर एक राजा बन गए, उसका गुलाम, फिर एक राजा बन गया, उसका गुलाम, फिर एक राजा बन गया। जबकि हकीकत यह है कि शुरुआत में तो गुलाम थे, बाद में गुलाम नहीं थे, वो भी राजा बने। ठीक है, तो इसको बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से गुलाम वंश कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश क्योंकि हमको भूमिका पढ़ना अभी। ठीक है, गुलाम वंश। दूसरा है साथियों खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश याद करिए, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। आपकी जो फिल्म आपने देखा होगा पद्मावती, जिस पर विवादों का
जबरदस्त साया था उस समय अपने दौर में। तो पद्मावती, पद्मावत, ठीक है, संजय लीला भंसाली की पद्मावती, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और काल्पनिक प्रेम कहानी है किससे, रानी पद्मावती से, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। तो वो भी हम लोग देखेंगे। खिलजी वंश। दूसरा है तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। साथियों, इसमें एक पागल आदमी, सबसे विद्वान पागल था, वो था मोहम्मद तुगलक, जो कि पढ़ा लिखा था लेकिन दुर्भाग्यशाली इतना था कि जब जब उसने कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया सब गड़बड़ हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश, और उसके बाद आता है लोदी वंश। ये साथियों हमको इतना पढ़ लेना बस, इतना 5 वंशावली हम लोग पढ़ते हैं, आपका दिल्ली सल्तनत खत्म। इसको डीप में जाएं आप, जिस भी लेवल पर जाएंगे बहुत अंदर तक की इसमें है। अगर स्थापत्य कला भी पढ़ने लगे तो इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन हमको बस उतना ही जानना है जितना हमारा काम बन जाए परीक्षा के लेवल से, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत अंदर घुसेंगे जिससे जानकारी आपको यहीं पर याद हो जाए, क्लास में याद हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन से वन, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसी लोदी वंश के आखिरी चिराग जो इब्राहिम लोदी थे साथियों, इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो एक अफगानी था, इब्राहिम लोदी, जो खूंखार था, क्रूर भी था, जो युद्ध में लड़ता हुआ पहला राजा ऐसा था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, मतलब मुस्लिम राजा में इब्राहिम लोदी। इसी को हरा करके बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में साथियों, पानीपत है ना, हरियाणा, पानीपत के प्रथम युद्ध में कब हुआ था, 1526 में इसको हराकर किस वंश की नींव डाली, मुगल वंश की, ठीक है, मुगल वंश की। माने मुगल वंश के पहले कौन सा वंश था, दिल्ली सल्तनत वंश, ठीक, या उसके पहले कौन सा था, लोदी वंश था, ठीक है। वही लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के पूर्वज सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जिसने आगरा की स्थापना की थी, हम ना भूमिका केवल जानेंगे, इसमें कहानी किस्सा बाद में जानेंगे। सैयद वंश, इसमें एक ही नाम खिजर खां का आता है। तुगलक वंश, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी में मुबारक खिलजी, फिरोज शाह खिलजी और ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। गुलाम वंश में आपके मेन आते हैं आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, 4 मेन है ये, ठीक है। हम लोग देखते हैं देखते हैं। तो चूंकि भूमिका देख रहे साथियों तो आपको नाम तो याद करना पड़ेगा। गुलाम वंश में देखते हैं हम लोग 4-5 नाम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम सबने सुना होगा साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके पहले अभी एक भूमिका बता दे रहा हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया कहां से साथियों। ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शुरुआत कहां से हुआ, तो हमको पता है 1191 और 1192 में 2 महान युद्ध हुआ था, और वो हुआ था तराइन का फर्स्ट वार और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तराइन फर्स्ट वार, सेकेंड वार, माने 1191 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, लगभग 1000 साल पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ठीक। मोहम्मद गोरी विदेशी था साथियों, मोहम्मद गोरी विदेशी, इसने बार बार आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान ने बार बार हराया और बार बार माफ किया, और उसने बदला चुकाया। 1192 में एक भयानक आक्रमण करके जिस समय पृथ्वीराज चौहान प्रेम में सराबोर होकर अपने ही देश के कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को हरण करके लाते हैं, अपहरण करके लाते हैं, और राग और रागनी में इतने मस्त हो जाते हैं 2 महीने तक, सारी ऐश्वर्य सौंदर्य में इतने डूब जाते हैं कि चंद्रबरदाई के लाख बार समझाने के बावजूद भी वह दुश्मनों का पता नहीं लगा पाते, खास करके मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी चूंकि हारा हुआ था, फड़फड़ाता हुआ नाग था, एक घायल सांप की तरह बदला लेने आता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जिस समय मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थीं, पृथ्वीराज चौहान की नसों में उबलता हुआ खून बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, उस समय हमला किया उसने और हरा दिया। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, प्लस गोरी में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए, गोरी जीत गया। कहावतें बहुत से हैं, पृथ्वीराज चौहान वहीं मार दिए गए, पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर मारा गया। दुनिया भर की कहानी किस्सा हम लोगों ने स्टेज पर नाटक भी किया था, ठीक है, और उसमें
सब सत्यता और कल्पना का मिश्रण करके चंद्रबरदाई के हिसाब से दिखाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद यही मोहम्मद गोरी यहां पर राजा बन जाता है, माने मोहम्मद गोरी यहां का मालिक बन जाता है। चूंकि दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली के सुल्तान, उस समय दिल्ली सर्वे सर्वा था, और जब दिल्ली के ही राजा हरा दिए गए, मार दिए गए, तो कौन बन जाएगा? मोहम्मद गोरी। लेकिन मोहम्मद गोरी 1206 में मर गया। ठीक है, 1206 में ये मृत्यु हो जाती है। तब उसका जो गुलाम था, कई सैकड़ों गुलाम लेकर आया था वो भारत में, तो गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक को लोगों ने जबरदस्ती करके कि तुम सबसे प्रिय गुलाम हो, सबसे उनके बहुत ही प्रिय गुलाम हो, कृपया करके कम से कम राजगद्दी संभाल लो, दिल्ली की सत्ता संभाल लो और बैठ जाओ। कुतुबुद्दीन ऐबक को अच्छा लगा, बैठे बिठाए राज मिल रहा है, क्या वादा, पूरे दिल्ली का शासन, भारत का शासन गुलामों के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। ठीक है, गुलाम वंश। यद्यपि इसने कौन सा वंश का स्थापना किया? कुतुबी वंश। ठीक है, कुतुबी वंश, इसके वंश को कहा जाता है कुतुबी वंश। साथियों, कुतुबी वंश। तो ये पहला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि सब कुछ सिस्टम किसने बनाया? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन पहला राजा कौन हुआ गुलाम वंश का? ये, क्योंकि उसका ये गुलाम था, वो तो मर चुका था। ठीक है, इसने कोई उपाधि धारण नहीं की, राजा वाजा की उपाधि नहीं धारण की, केवल एक सिपह सलार की उपाधि धारण की। मैं इसको सेकंड पार्ट में जब बताऊंगा डिटेल में तो बताऊंगा। ठीक है, आपको अभी केवल इतना देखना है कि जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है उनको तो पूरा याद होगा, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कभी नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से सुने बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल घबरा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इनको क्या कहते थे? लाख बख्श कहते थे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जानिए जिससे याद हो जाए। लाख बख्श माने लाखों का दानी था। ठीक है, बहुत दान करता था, इसलिए लोग इसको प्रेम से लाख बख्श बोलते थे, बहुत दानी प्रवृत्ति का था। दूसरी बार कि बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने दिल्ली में क्या बनवाया? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक, कुतुब मीनार बनवाया इसने, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, उसके पहले ही मर गया था। है चूंकि यह था कब से 1210 से 1290 तक था। ये ध्यान दीजिएगा साथियों, 1210 से 1290 तक। ठीक है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारे, उसके बाद मोहम्मद गोरी रहा, 1206 में मर गया, 1210 से यह राज चलता है 1290 तक। ठीक है, खास करके 1206 से मैं कहूंगा, 1206 से। ठीक है, 1206। तो बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया, जो कि थोड़ा ही बना। फिर इसके बाद इसका गुलाम बनवाया, जो दामाद भी था इसका, वो था इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक, तो ये दो चीजें। और दूसरी बात, इसकी राजधानी थी लाहौर। अब आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत और राजधानी लाहौर, जी हाँ, उसको भारत से बिल्कुल प्रेम नहीं था, भारत वालों को सिर्फ अपना मोहरा समझता था, मोहम्मद गोरी की तरह। ये लाहौर जो आज पाकिस्तान में है ना, उस समय वहां से वो शासन करता था। इसकी राजधानी, केवल इसी की राजधानी लाहौर थी, नहीं सबकी राजधानी दिल्ली हो चुकी थी। केवल ध्यान दीजिएगा, तो ये तीन चीज इसको याद करने का है। लाख बख्श, इसके डीप में हम लोग चलेंगे, जो भी और कुछ जानना होगा। बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार शुरू किया, मतलब एक सूफी संत थे ये। और राजधानी कहाँ बनाया? अपने लाहौर में। ठीक है, लाहौर में बनाया इसने। और चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई। ध्यान दीजिएगा, चौगान, चौगान माने घोड़े, माने आपका जिसको आज कहेंगे पोलो, कहेंगे पोलो। पोलो में 4 घोड़े होते हैं ना, 2 इधर 2 उधर। तो पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई। चौगान खेलते समय किस भारतीय राजा की मृत्यु हुई? भारतीय राजा तो मत कहिए, किस विदेशी राजा की मृत्यु, ये कहिए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। ठीक, पहला। दूसरा, इन्हीं का चेला, इन्हीं का गुलाम बनता है कौन? इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा साथियों, इल्तुतमिश नाम बड़ा टेढ़ा है, जिनको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। पहले तो इसने क्या किया? कुतुब मीनार बनवा दिया। ठीक है, पूरा किया, कुतुब मीनार शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने? कुतुब इल्तुतमिश ने। हाँ, एक चीज और इसने बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ लेकिन बड़ा ना हो जाए, इसलिए सोच रहा हूँ कि पहले भूमिका बता दूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा साथियों, हम लोग इसको देखे हैं। खास करके मैं गया हूँ यहाँ पर अजमेर में, जहाँ पर आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ पर मुस्लिम बंधु लोग जहाँ पर जाते हैं
सिजदा करने के लिए, है ना, जो भी चादर चढ़ाने के लिए, वहीं पर बगल में एक गली से गुजरते हुए एक बहुत बड़ी संस्कृत की पाठशाला थी, उसको तोड़कर बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका नाम रख दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन में बना था वो। अभी भी उसके संस्कृत के कुछ श्लोक उस पर उकरे हुए हैं, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा जानकारी वैसे भी नहीं हमको चाहिए, लेकिन इनके बारे में थोड़ा बता दिया जिससे आपको याद रहे। पहली बार जो सुन रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ने उसको कुतुब मीनार को पूरा किया। दूसरी बात, इसने बनाया तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। माने अपने जो वफादार थे तुर्कान ए चहलगानी, माने जो 40 अमीर थे, 40 अमीरों के दल, माने अपना वफादारों का, अपने कुत्तों का एक दल बनाया। माने वफादार माने वही जो, हाँ, तलवा भी चाट ले, थूकने पर भी चाट ले, हर बात में जी हजूरी, यस 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 बॉस करे, है ना। आपने शाहरुख खान को देखा होगा यस बॉस मूवी में। तो 40 का गठन किया, ठीक है। 40 का गठन सबसे बड़ी चीज, तो इसमें सवाल आता है। दूसरी बात, इसने क्या किया? इक्ता व्यवस्था चलाया, ठीक है। इक्ता व्यवस्था माने जो हमारे सैनिक वर्ग थे उनको नगद वेतन की जगह पर जमीन देना प्रारंभ किया। जमीन दिया, ठीक है, जमीन लो। नगद वेतन पर हो सकता हो कि खा पी के खर्च कर जाए, उड़ा दे, जमीन देना शुरू किया जिससे वो थोड़ा सा और वफादार बन सके, ठीक है। इक्ता व्यवस्था इसने शुरू किया। दूसरी बात, इसे सिक्कों का राजकुमार कहते थे। माने सिक्कों का राजकुमार, शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया। ध्यान देने जगह साथ, ये पहला राजा था दिल्ली सल्तनत का जिसने शुद्ध अरबी का सिक्का चला। हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इतना जानिए कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, 40 का गठन किया, इक्ता व्यवस्था चलाया। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्कों का राजकुमार, क्योंकि यह चांदी का टंका चलाया, चांदी का टंका इसने सिक्का चलाया, टकसाल बहुत लगाया था इसने, ठीक है। यहाँ तक कि अपनी बेटी इल्तुतमिश के बारे में भी चांदी पर खुदवाया था। चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल चलाया, ठीक है। तांबा का जीतल चलाया, ठीक है। सब सिक्के का नाम है, सब बाद में हम लोग देखेंगे। चांदी का टंका, तांबा का जीतल, ये सब सिक्कों का नाम है। टंका, जीतल, ठीक है। सिक्कों का राजकुमार इसको कहते थे। 40 दल का गठन किया इसने, ठीक। मेन चीज, कुतुब मीनार पूरा किया, 40 किया और इक्ता व्यवस्था किया। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बस कल आप नाम जानते चलिए, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक। अब इल्तुतमिश के एक पुत्र था, वो था आराम शाह, और एक थी कौन? रजिया सुल्तान। साथियों, रजिया सुल्तान, मेरी आपसे अनुरोध है, मान लीजिए आपके पास अगर समय है, इस समय अभी तक अगर आपके पास कोई वैकेंसी वर्तमान में नहीं है, बिल्कुल आपके सर पर नहीं है, तो ये फिल्म जरूर देखिएगा आप धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फिल्म रजिया सुल्तान अगर आप थोड़े धैर्य के साथ देखते हैं तो काफी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि इतिहास से खिलवाड़ नहीं किया गया, और क्या गजब की चीजें हैं। तो रजिया सुल्तान एक लड़की होने के बाद भी इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये इनको नहीं बनाया गया, इनको लोगों ने नकार दिया कि ये आवारा है। तो रजिया सुल्तान को इसने अपना पहले ही, मरने के पहले ही मान लिया था कि नहीं, हमारी ये बेटी हमारी रानी बनेगी, ठीक है। ये क्या काम किया? मात्र 4 साल इसने राज किया था, तो भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में केवल 2 चीज याद करिए, कुबा और कुला, माने कोट और टोपी, लाल कोट और लाल टोपी, पूरा लाल ड्रेस में पहन करके जनता के सामने जाती गिड़गिड़ाती है, भीख मांगते कि आप मेरे पिताजी का जो दायित्व है मुझे सौंपिए, मेरा भाई नकारा है और सब बेकार है, मुझे दायित्व सौंपिए। और इतने ढंग से भाषणबाजी करती है कि आज का जमाना है उसी का, कल भी जमाना था उसी का। बातों में दम हो तो दुनिया जीत सकते हैं आप। कुबा और कुला। और दूसरी चीज, ये एक याकूत नामक हबसी से प्रेम करते थे। याकूत माने अबिसीनिया, एक देश है अबिसीनिया। चलिए, अबिसीनिया का निवासी एक था याकूत, काला कलूटा, मोटे मोटे ओठ,
एकदम बिल्कुल सांड की तरह उससे ये प्रेम करती थी। लोगों को लगता था कि राजमहल में इसके लायक कोई मिला ही नहीं, कि एक हबसी सी जिसकी मोटे मोटे जबड़े, मोटे मोटे होठ और न देखने लायक न कुछ, क्यों शरीर पर मर मिटी है। तो याकूत नामक हबसी से प्रेम करती थी। जब वो घोड़े से उतरती थी तो उसको अपने कभी पीठ पर उतारता था, कभी हाथ से उतारता था। रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र ने याकूत का रोल किया है, ठीक है, और हेमा मालिनी ने रजिया सुल्तान का रोल किया। फिलहाल याकूत से प्रेम करती थी, बाद में इसको मार दिया गया। और रजिया सुल्तान के खिलाफ एक अल्तुनिया था, अल्तुनिया भटिंडा का जो राजा था, उसने विद्रोह कर दिया, उसको पाना चाहता था, वो बड़ा प्रेम करता था। अल्तुनिया इससे प्रेम करता था रजिया सुल्तान से, उसने आक्रमण किया, इसको कब्जा किया और कब्जा करके लेके चला गया, अपने राज्य में बंद कर दिया। लेकिन वहां सोची रजिया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। रजिया ने प्रेम गजाल खुद ही फेंका कि चलो भाई, तुम शादी करना चाहते हो शादी कर लो, क्या शादी दोनों कर ले खुशी खुशी से। जब निकले तो पता चले अरे भैया आराम सा जो है राजा बन चुका है, राजा बन गया है। देखा कि हमारी बहन तो वहां कैद हो गई, हम तो आजाद है, बिल्कुल राजा बन चुका है, ठीक है। अब वहां पर एक जिक्र था रुकनुद्दीन फिरोज साहब, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। बस ये जानिए कि जाते हैं दोनों, सोचते हैं कि जाके दिल्ली पर कब्जा कर ले, तब तक दोनों को जो आराम सा है जो इसका भाई था, उसने सैनिक भेज के मरवा दिया दोनों को। किसको? अल्तुनिया को भी और रजिया सुल्तान को भी। 4 साल 1236 से 1240 तक उनका राज रहा, मात्र 4 साल। उसके बाद और कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन उसमें सबसे मजबूत होता है चौथा बलबन। साथियों बलबन, ठीक है, बलबन। उसके बाद महमूद साहब भी होते हैं, जिनके राज में बलबन को उपाधि मिली थी उलू खां की, ठीक। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, छोड़िए। बलबन इतना जानिए कि कटप्पा, कटप्पा को आप ध्यान दीजिए तो आपको दिमाग में आएगा बलबन। बाहुबली के कटप्पा मतलब बलबन, ठीक है। इतना डेंजरस आदमी, इसने आते ही कहा कि पहले शराब और आपको मारो गोली, राज सिंहासन लेना है, अगर राजत्व ढंग से चलाना है, जनता पर शासन करना है, या दूसरे प्रदेशों पर विजित होकर जिंदा रहना है, तो पहले शराब को छोड़ो। इसने शराब बंदी कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, बड़ा ही कट्टर था, इसने राजा का दैवी सिद्धांत किया। ध्यान दीजिएगा, राजा का दैवी सिद्धांत माने राजा ही देवता है, देवता से बढ़कर है। देवता हो सकता हो, नाराज हो जाए, कुछ नहीं होगा। देवता को आप कुछ भी कर सकते हो एक बार, लेकिन राजा को आप नाराज मत करिए। राजा माई बाप है, जैसे पहले के शासन में 2-3 हजार पहले पंडित जी, ठाकुर जी और जितने सब हैं, सब माई बाप हैं हमारे, और कोई नहीं है। वो कोई भी गलती कर रहे, कोई गलती नहीं है, माफ है। ध्यान दीजिएगा, सेम जब शोषण का साम्राज्य होता है तो बड़े उसमें सब नप जाते हैं, जबकि उसमें बहुत कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन उस समय के भाव में सभी लोग आ जाते हैं कि अरे भैया सब वैसे ही थे। फिलहाल राजा का दैवी सिद्धांत माने राजा ही सब कुछ है, राजा हाँ सर्वे सर्वा है। दूसरे रक्त एवं लव होनी थी, ब्लड एंड स्वॉर्ड पॉलिसी। रक्त एवं लव समझ लीजिए, जहां लोहा हो और जहां खून हो, माने तलवार निकालो और काट डालो, थोड़ी भी गलती करो मार डालो, गर्दन उखाड़ डालो। रक्त एवं लव नहीं थी, दया की नीति नहीं। कटप्पा मतलब शरीर और चेहरे से इतना चट्टान कि बिल्कुल हाँ, रक्त एवं लव की नीति, ठीक है, इसने चलाया। दूसरी बात, सिजदा एवं पाबोस, सिजदा एवं पाबोस। साथियों माने कोई भी आए पहले सिजदा करो। सिजदा करने माने प्रार्थना होता है पहले घुटनों के बल झुक जाओ, कोई भी पहले राजा चाहे कहीं का भी राजा हो। सिजदा और पाबोस माने बलबन का पहले पांव चाटो, पहले बकायदे, अब चाहे वो जीभ से चाटो, चाहे थूक करके चाटो, चाहे बकायदे मस्तक लगाकर उसको बड़ी विनम्रता से उसको सम्मान दीजिए। उस जूते को, पैर अगर जूता निकाल दिया, थूक दिया, तो उसको भी चाटो। कुल मिला जुला के बलबन का सिजदा और पाबोस की कहानी। अब नवरोज प्रथा इसने चलाया था साथियों। नवरोज प्रथा, नवरोज प्रथा एक नए साल का एक उत्सव होता था, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। नवरोज प्रथा की शुरुआत किसने किया? बलबन ने। दूसरी बात, इसने चालीसा भंग कर दिया, क्योंकि वो जो अमीर, जिन अमीरों के ग्रुप को बनाया था इल्तुतमिश ने, उनसे बलबन से पड़ती नहीं थी। उसने अपने ग्रुप को बचाए रखने के लिए चालीसा का दमन कर दिया। सवाल बार बार आया हुआ है कि चालीसा का दमन किसने किया? बलबन ने। तो हमने 4 राजा को देखा गुलाम वंश में, किसको किसको?
कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। ये बलबल बलबल करते हुए 4 हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं खिलजी वंश, ठीक है। बलबन मेन था, उसके बाद कैकुवाद हुए, फिर उसके बाद खिलजी में जो जलालुद्दीन खिलजी थे, ध्यान दीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, क्या गजब का नाम होता था खिलजी। सब विदेशी होकर के यहीं के रह गए, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, ये बंदा इसके अंतिम राजा कैकुवाद को मार करके अपने खिलजी वंश की नींव डाली। लेकिन क्या पता कि अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स अ क्राउन, जो मस्तक मुकुट, राज मुकुट पहनता है वो कांटों का ताज होता है। वो जिंदगी भर बिल्कुल मौत के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता रहता है, मौत के सैया पर चलता रहता है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, इसके भतीजा थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। आपको अगर ये इनके बारे में जानना साथियों तो एकमात्र फिल्म देखिए, पद्मावत, पद्मावती। सबने देखा होगा, मुझे मालूम है। अगर नहीं भी देखा हो साथियों तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इतिहास के नजरिए से अगर आपके पास समय मिलता है तो पद्मावत मूवी जरूर देखिएगा, पद्मावती, ठीक है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी को आप देखेंगे, जो रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग किया है वो मेरे ख्याल से जिंदा कर दिया है अलाउद्दीन खिलजी को। बहुत ही खूंखार आदमी, बहुत ही खूंखार आदमी, बहुत ही कट्टर आदमी। इसने अपने चाचा की हत्या कर दिया, चाचा की हत्या कर दिया ना। इन्होंने भेजा कि जाओ बेटा देवगिरी पर आक्रमण करो, खूब लूटो। देवगिरी पर आए, मतलब दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, और लूट लाट कर खूब काफी कुछ माल रख लिया। दिया नहीं, आमोद प्रमोद में मस्त था, एंजॉय कर रहा था। इनको डाउट हुआ ये ससुरा जो है गया, जीत कर आया नहीं, गए मिलने और वहीं पर चीट फाड़ दिया कायदे से, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सबसे ज्यादा किससे मशहूर है? पद्मावती से, ठीक है, पद्मावती से। वैसे पद्मावती से ज्यादा बाजार नियंत्रण से ज्यादा मशहूर है, ठीक है, बाजार नियंत्रण से ज्यादा मशहूर है। पद्मावती की कहानी साथियों आपको शायद पता ही होगा, ठीक है। ये आपका भारत, ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, कई बार बताया लेकिन फिर बता दे रहा हूं। ये सबसे बड़ा राजस्थान और ये दिल्ली, ठीक है। दिल्ली का राजकुमार राजा खिलजी और चित्तौड़ की रानी पद्मावती। किसी ने कहा कि पद्मावती बहुत खूबसूरत है। अगर ध्यान दीजिएगा, पद्मावती और रावल रतन सिंह, ठीक है, इन दोनों की शादी होती है। इन दोनों की जो प्रेम लीला है उसको गलती से देखने का प्रयास किया एक इन्हीं के पुरोहित ने। उस पुरोहित को दंड स्वरूप निकाल दिया रतन सिंह ने और पद्मावती ने मिलकर के देशद्रोह का काम किया है। तुमने हमारे उस पवित्र रिश्ते के, है ना, पवित्रता को भंग करना चाहे, देखना चाहे, भाग जाओ यहां से, तुम गंदे हो, तुम गंदे हो। और वो निकलता है और कहता है कि मैं बदला लेकर रहूंगा। और वो निकलता अलाउद्दीन खिलजी के रास्ते में बांसुरी बजाता है, बांसुरी सुनकर मोहित होता है और उसको पकड़ कर लाता है। वो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी, आपने सारी दुनिया को जीता है लेकिन क्या पद्मावती को देखा है? इतनी खूबसूरत रानी अगर आप पा जाओ तो आपका जिंदगी संवर जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी के मन में इतना भर देता है वो पाने के लिए आतुर हो जाता है। और उसके बाद वो आक्रमण करता है, यहां से दिल्ली से राजस्थान पर आक्रमण करता है और 6 महीने तक वहां डेरा लगाए रखता है। लेकिन औकात नहीं थी कि चित्तौड़ में घुस जाए, मेवाड़ में घुस जाए। लेकिन कितना दिन तक छोटा सा मेवाड़। फिर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और देखता है, इनसे कहता है दिखाओ हमको पद्मावती को एक बार। पद्मावती को शीशे में दिखाया जाता है और उस शीशे में खूबसूरती देख के पागल हो जाता है। कहता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा। चोरी से रतन सिंह को लेकर भाग जाता है गद्दारी से और कहता है कि जब तक पद्मावती मेरे पास नहीं आएगी रतन सिंह को नहीं छोड़ूंगा। पद्मावती इधर लोगों से राय मशवरा करके 400 पालकी लेकर के उसमें 2-2 योद्धाओं को बैठा करके, गोरा और बादल जैसे योद्धाओं को बैठा करके जाती है और वहां पर आतंक मचा करके मार काटते हुए कैसे रावल रतन सिंह को बचाकर लेके आती हैं। उसी क्रोध में, हालांकि वहां पर गोरा और बादल मारे गए, उसी क्रोध में अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है और यहां पर सब मारे जाते हैं। छोटा सा मेवाड़, रावल रतन सिंह भी मारे जाते हैं। पूरी दिल्ली की सेना इधर आती है, सब मारे जाते हैं। और वो सोचता है कि इसको जिंदा पकड़ के मैं इसको अपने हरम में रखूंगा और रानी बनाऊंगा। लेकिन वो हजारों रानियों के साथ जौहर कर लेती हैं। जौहर माने आग का एक दरिया बनाते हैं लोग
उसी में कूद जाते हैं कि दुश्मन के हाथ में आने से अच्छा है कि अपने शरीर का परित्याग कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पद्मावती की कहानी ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ है। वैसे लिखा किसको इसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा था, लेकिन और भी कई कहानियां इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी चीज इनके बारे में जानकारी, बाजार नियंत्रण गजब का, दाम एकदम फिक्स, कोई दाम बढ़ाए तो दंड मिलेगा। अगर वजन में तौल में तनिक भी घटतौली हुई तो तुम्हारा उतना मांस काट करके उतना वजन किया जाएगा। ठीक है, घोड़ों पर दाग, घोड़ों पर दागने की प्रथा है कि दुश्मन के घोड़े बदल जाते थे, उसी आकार का उसी कलर का लेकर के बदल देते थे, लेकिन दागने की प्रथा पता चल जाता था मुहर लगा के कि नहीं ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। ठीक है, दूसरी बात उसने सिकंदर सानी, देखिए बहुत बड़ी इनके बारे में जानना है, सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, सिकंदर द्वितीय। ठीक है, सिकंदर द्वितीय, सिकंदर एक बहुत बड़ा योद्धा था ही, ये अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता था। और दूसरे इसने सीरी, वहीं बगल में है दिल्ली के, सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें बार बार पेपर में आते रहती है। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बात, मुबारक खिलजी एक था, तो मुबारक खिलजी ने सिर्फ इतना कहा था कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को बचाओ। ठीक है, तो इनके बारे में हमको केवल कितना, खिलजी वंश में कितना जानना है, एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हाँ अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक और था, वो था जो मलिक कफूर, है ना। आपने ये फिल्म में देखा होगा कितना भयंकर था, लेकिन फिल्म से भयंकर उसकी कहानी है साथियों, फिल्म से भयंकर है। एक हिसाब से मैं आपको कहना चाहूंगा ये गे था, ये समलैंगिक था। ठीक है, ये समलैंगिक था, गे था, हर तरीके से साथ रहता था किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक, और लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी को भी मारने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उपयोग किया लोगों को मारने में, लोगों को तकलीफ देने में, लेकिन बाद में इसने खुद अलाउद्दीन खिलजी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। ठीक है, मलिक कफूर। अब आता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश, इसमें पहला राजा गयासुद्दीन तुगलक, कोई जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस जानते रहो। लेकिन असली था मोहम्मद तुगलक साथियों, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक जिसका नाम था असली जौना खां, जिसने जौनपुर को, जिसकी याद में इसका भाई जो था फिरोज तुगलक, उसने जौनपुर नगर बसाया और फिरोजाबाद बसाया। ठीक है, और इसमें एक था फिरोज तुगलक। ठीक, तो इन दोनों के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा जानना है, फिरोज तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक साथ सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा अगर पढ़ा लिखा कोई था तो मोहम्मद तुगलक था, बहुत पढ़ा लिखा था, कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। ठीक है, लेकिन इसका दुर्भाग्य था कि इसने 4-5 योजना चलाई और चारों 5 योजना ऐसी फ्लॉप हुई कि बेचारा हमेशा के लिए, है ना, गिरीश कर्नाड जो हमारे भारत के साहित्यिक भीष्म पितामह माने जाते हैं, बहुत बड़े भीष्म पितामह, मतलब कि समझिए उन्होंने एक किताब लिखी है तुगलक, जिसका मंचन पता नहीं कितनी बार हुआ, आप अगर कभी मौका मिले पढ़िएगा। तुगलक क्या गजब का विद्वान आदमी था, लोगों ने इसको केवल नेगेटिव प्रस्तुत किया है, लेकिन मोहम्मद तुगलक के काल में 4-5 घटनाएं हुई थी। सबसे बड़ी चीज विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक, विजयनगर, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य। साथियों, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का आज तक का सबसे महान साम्राज्य। देखिए ये भारत और ये कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक, ये केरला। कर्नाटक में एक राज्य था विजयनगर। आज भी अगर आप जाएंगे, आप हम्पी है ना, हम्पी इस समय नाम है, अगर जाएंगे तो देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का वैभव आज भी वैसे ही है। मैं इसको कई बार जिक्र करता रहता हूं। और यहाँ की राजधानी हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ये दोनों प्रचंड हिंदू थे, भले बहुत कट्टर हिंदू थे। जब मोहम्मद तुगलक ने इधर आक्रमण करके इनके सारे मंदिर को ध्वस्त किया और इनको गिरफ्तार करके लेके चला गया दिल्ली, इनको मुसलमान बना दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब फिर से दिल्ली से यहां पर हमला करने आ रहे थे और इन लोगों को भी लेकर के, इन्हीं लोगों के राज्य पर हमला करने आ रहे थे, तो दोनों झटके में निकल गए, भग गए। भगने के बाद एक विद्यारण्य और सायण 2 कवियों से मिलते हैं और वहां पर उनसे प्रेरणा मिलती है और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कौन? हरिहर और बुक्का, हक्का बक्का, किसके राज में? मोहम्मद तुगलक के। और इसने जो 4 योजना चलाई थी, 4 क्या 5 योजना लगभग चलाई थी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उन 5 योजनाओं में बेचारा सब फ्लॉप हो गया। पहला, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, राजधानी परिवर्तन
माने दिल्ली से दौलताबाद, ठीक, दिल्ली से दौलताबाद दिल्ली से कहते हैं करे भैया क्या कर रहे हो, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद माने देवगिरी, देवगिरी माने कर्नाटक। इसने सोचा कि यहाँ पर बार बार इधर से आक्रमण, इधर से आक्रमण, इधर से आक्रमण, इधर से आक्रमण, जब होता है जहाँ देखो तहाँ दिल्ली सब आते हैं, चलो राजधानी यहाँ बना लेते हैं दौलताबाद में। सारे लोगों को सोची, सबका घर बंगला ये वो सब बिचवा के सब इधर उधर होने पौने दाम घसीट पसीट, कोई नहीं जाना चाहता था। आप बताइए, आप अपने घर द्वार छोड़कर कहीं जाना चाहेंगे, रहना चाहेंगे? दक्षिण भारत में, वो भी दक्षिण भारत वाले उत्तर भारत में आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे। सबके संस्कृत, सबके रहन सहन, सबका जमीन सबका अलग हो जाता है, लेकिन सबको जबरदस्ती घसीट कर लेकर आया, मारते पीटते लेकर आया, काटते पीटते लेकर यहाँ पर आया। लेकिन कुछ ही दिन बाद देखा कि सब बेकार हो रहा है, यहाँ भी आक्रमण हो रहा है, इधर भी सुरक्षित नहीं, इधर रहने का सब सिस्टम डैमेज है। उसने कहा चलो दिल्ली, फिर से चलो दिल्ली। अब दिल्ली चला, सोचिए क्या हाल हुआ होगा जनता का, जनता का हाल, जबकि उसने बहुत अच्छे तरीके से सोचा था, लेकिन गड़बड़ हो गया और जाते जाते बहुत लोग मारे गए। यहाँ तक कि एक आदमी नहीं जा रहा था, उसको घोड़े की पूंछ में बांध कर लेके गए, केवल एक टंगरी बची थी, केवल एक टांग बची थी, ठीक है। दूसरा हो गया दोआब में कर वृद्धि, ठीक है, दोआब में कर वृद्धि। देखिए उसकी कितना बढ़िया उसने सोचा। लेकिन दोआब माने दो नदियों के बीच की भूमि, मान लीजिए गंगा इधर है, जमुना इधर है, बीच की भूमि बड़ी उपजाऊ होती है, बड़ी उपजाऊ होती है। उधर का सिल्ट इधर आता है, उधर का सिल्ट इधर आता है, उसी में जानवर कीड़े मकोड़े मरे हुए सब, इतना ज़्यादा कैल्शियम युक्त और इतनी सुंदर मिट्टी को उसमें पैदावार बहुत होती है। उसने सोचा कि यार यहाँ तो पैदावार बहुत होती है, लेकिन टैक्स वही सेम है, तो उसने वहाँ टैक्स बढ़ा दिया, डबल कर दिया, और लोगों से कहा कि खूब बढ़िया से वसूलो, डबल कर दिया, अच्छा खासा आय मिलेगा। और देखिए दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली उसी साल सूखा पड़ गया, दोआब में सूखा पड़ गया, इतनी भयंकर सूखा। लेकिन उसने लोगों से कहा था सख्ती से वसूल करो। अब वहाँ जब पैदा ही नहीं हुआ फसल, तो कहाँ से वसूल करोगे? मार पीट कैसे पुराना स्टॉक को लोगों ने तोड़ ताड़ लूट लिया, क्या क्या किया, वो भी फ्लॉप हो गया। तीसरा था सांकेतिक सिक्का का प्रचलन, ठीक है, सांकेतिक सिक्का। अब सोचिए, अभी कह दिया जाए, अभी हमारी भारत सरकार कह दे कि चलिए भाई हम लोग जो सिक्का चला रहे हैं लोहा वाला, वो थोड़ा लोहे की कमी हो गई है, चांदी की कमी हो गई है, उसके जगह पर हम लोग तांबे का भी चला ले रहे हैं, ठीक है, जस्ते का भी चला लेंगे। उसने सांकेतिक सिक्का का प्रयोग किया और उसके बाद कई चीज़ों में ढील दिया, हर घर में बनने लगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई कि अब उसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि गजब की उसकी प्लानिंग थी। एक अच्छे ढंग से था कि शायद उस समय चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए उसने सांकेतिक सिक्का का प्रयोग किया, लेकिन वो फ्लॉप गया, एकदम बिल्कुल फ्लॉप हो गया, ठीक है। चौथा था खुरासान विजय योजना, ठीक है, खुरासान विजय योजना। सोचिए, खुरासान के राजा से युद्ध करने के लिए, डेंजरस ये साम्राज्य था, इससे युद्ध करने के लिए इसने किराए पर सैनिकों को लिया और किराए पर सैनिकों को 3 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। वो नहीं आ रहे थे, उसने कहा पता नहीं जान बचेगी जाएगी, कम से कम परिवार वाले खुश रहे, पहले हमको 3 साल का एडवांस बुकिंग दो, एडवांस पैसा दो, सैलरी दो। 3 साल का बढ़िया से सबको दे दिया, लाखों सैनिक बुला लिया। लेकिन कुछ दिन बाद इससे दोस्ती हो गई, खुरासान से दोस्ती हो गई। अब सैनिकों ने कहा कि भैया हम लोग जा सकते हैं, कहाँ पैसा कहाँ है, खर्च हो गया सब। 3 साल का अग्रिम वेतन लेके पैसा लेके फरार। वो भी उसके ऊपर धब्बा लगा। और एक था कराजिल विजय योजना। ये भैया ये हाँ, तिब्बत, जान लीजिए पहाड़ी इलाका था, अफगानिस्तान तिब्बत वाला, ठीक है। और इधर अफगानिस्तान का कराजिल विजय योजना, खूंखार ऐसे अफगानों के साम्राज्य में हमला करना था। अब इनको जानकारी थी नहीं पहाड़ों पर कैसे लोग छापामार युद्ध पद्धति से लड़ते हैं, इनको कुछ नहीं पता, ये भेद दिए वहाँ पर सारे लोग मारे गए। केवल एक चिकित्सक बचकर भाग के आया था, जान लीजिए, वो एक योद्धा केवल बच के भाग के आया था, जो कि चिकित्सक था, इसलिए शायद अपना इलाज करते करते भाग के आया, ठीक है। कराजिल विजय योजना भी फ्लॉप रही। तो इसने 4 योजना बनाई, 5 योजना, 5 के 5 फ्लॉप रहा, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है विरोधाभासों का मिश्रण था ये, है ना, दुर्भाग्यशाली राजकुमार था ये, ठीक। तो और इसके बाद अच्छा हाँ, तीसरा जो हुए थे, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ये पट्टा बड़ा फिरोज तुगलक बड़ा ही समाज सुधारक था। एक हिसाब से देखा जाए तो समाज सुधारक के, ध्यान दीजिएगा, 84,000 इसने गुलाम रखा था अपने,
कोई नाखून पोंछने के लिए, कोई उंगली दबाने के लिए, कोई पटकने के लिए, कोई हथेली चाटने के लिए, कोई आँख में फूंकने के लिए, कोई काजल लगाने के लिए, कोई उठलाली लगाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए 84,000 दास। हम लोग कुल करके थक जाएंगे, 500 में निपट जाएगा। 84,000 दास किस लिए रखा था? लैट्रिन बाथरूम लग रहा है, कराने के लिए भी रहा होगा, धोने के लिए रहा, पोंछने के लिए भी रहा होगा, कपड़ा पहनाने के लिए भी रहा होगा। पता नहीं कितना गुलाम रखा था, हो सकता हो। हाँ चलिए, 12,000 इसने बाग लगाया था, ठीक है। सराएं बहुत बनवाई थी जहाँ पर सब लोग टिकते हैं, सराएं, है ना, मुगल सराय। फिलहाल 12,000 बाग लगाया था, मुगल सराय लगाते। हॉस्पिटल बहुत बनवाया, ठीक है, हॉस्पिटल बहुत बनाया इसने। काफ़ी इसने सुधार का काम किया था, ठीक। किसने? फिरोज तुगलक ने। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली सल्तनत का पहला इसने नहर बहुत खुदवाया, काफ़ी नहरें खुदवाया, नहरों से सिंचाई की व्यवस्था इसने करवाई, ठीक है, फिरोज तुगलक। ये हो गया तुगलक वंश, ठीक। तुगलक वंश में 3 राजा कौन कौन? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। अब आता सैयद वंश में एक ही नाम मेन आता है, खिजर खां, ठीक है। अब मुबारक शाह भी था और आराम शाह भी था, लेकिन यहाँ पर केवल खिजर खां को जानिए, खिजर खां, ठीक है। एक खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद अपने बेटे खिजर खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था कुछ दिन के लिए। वही चित्तौड़ जिसको जीतने के लिए करेजा चाहिए था। लेकिन जब पद्मावती मर गई और हजारों रानियों के साथ उन्होंने जौहर कर लिया, तो उसने उस चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा। तो वो खिजर खां दूसरा था, ये खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था, खिजर खां। और यहाँ पर जो भी हुए, ठीक है, ये केवल एक नाम आप याद रखिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। अब लोधी वंश में 3 राजा थे, बहलोल लोधी, ठीक है, बकलोल लोधी नहीं, कुल मिला जुला के आपको याद करना चाहिए, जैसे याद करिए, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी में एक ही तो सवाल बनता है, इसने 1504 में इसने आगरा की स्थापना किया था। आगरा की स्थापना, आगरा शहर जो आज देख रहे हो आपने, सिकंदर लोधी। और इन्होंने एक गजे सिकंदरी नामक पैमाना बनाया था, गजे सिकंदरी, ठीक है, सिकंदर लोधी। इनके समय में एक चीज हुआ था साथियों, इन्हीं के समकालीन थे कबीरदास, ठीक है, कबीरदास को नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने जब पाया था और पाल पोस कर जब बड़ा किया, तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे अलग रहे, सबसे अलग विचारधारा की। इनका जीवन इतना सादगी से भरा था कि मुस्लिम के घर पर पलने के बावजूद भी यह शुद्ध शाकाहारी रहे। इन्होंने कसम क्रिया खा के अपने बाप को भी छुड़वा दिया, शाकाहारी बना दिया। और अंदर से इनकी आंतरिक जो उद्बोधन क्षमता थी, या ये कहिए कि आंतरिक शक्ति जो थी इनकी बड़ी प्रचंड थी, बहुत ही गजब की थी। इसकी वजह से ये पॉपुलर होते गए बिल्कुल। तो लोगों ने सिकंदर लोधी से जाके कहा कि अरे भैया कबीरदास ऐसे वैसे, इसको खसरा टाइप कुछ हुआ था, कुछ ऐसा रोग हुआ था जो कभी ठीक नहीं हो रहा था। तो वहाँ के कबीरदास ठीक कर देंगे। इनके जो दुश्मन थे कहा अरे भैया गजब के डॉक्टर है, गजब ठीक कर देगा, छू देगा, ठीक हो जाएगा। लेवा के आए, उठा के लेके आए सिकंदर लोधी के पास। कबीरदास ने छुआ, पता नहीं क्या छुआ, हो सकता है आयुर्वेद वगैरह से कुछ छू दिया, ठीक हो गया। अरे बाप रे बाप, फिर देखे उनका एकदम मस्त एकदम होने लगा, कबीरदास के मारा हुआ भगत। लेकिन कुछ दिनों बाद खटपट हो गया। फिर सिकंदर लोधी ने मरवाने का लाख प्रयास किया। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने सगे पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कि विष्णु की पूजा मत करो, पता नहीं कितने हथियार अपनाए, उसी प्रकार कहा जाता है सिकंदर लोधी ने कबीरदास को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, कभी हाथी के सामने, कभी किसी के सामने, लेकिन दुर्भाग्यवश बचते गए। हाथी के सामने ऐसे फेंका कि हाथी वो निकला परचित। नदी में जिस समय ऐसे किस समय फेंके कि पानी आ गया। ऊपर से ऐसे समय फेंके कि वो थोड़ा सा कुछ बीच में ब्रेक पड़ गया, बाधा पड़ गई, बच गए। माने कहीं न कहीं प्राकृतिक जो सहयोग था वो मिलता गया, कबीरदास बचते गए। बाद में बहुत बड़े भक्त हो गई है सिकंदर लोधी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी भाई साहब, इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये बड़े खूंखार आदमी थे, ठीक है। इनके चाचा भी, इनके और भी सगे संबंधी इनसे बड़े दुखी थे। दूसरी बात, उस समय राजस्थान में, मेवाड़ में राणा सांगा का साम्राज्य चल रहा था। इन्होंने घटौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे अगले में। चीजें वही रहेंगी
लेकिन आपको थोड़ा अंदर घुस के और भी चीज़ें लिखवा के आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। चीज़ें वही रहेंगी, वैसे भूमिका आप समझ जाएंगे, आपको किताब से भी अब समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी है बोलना बताना, ठीक। तो इब्राहिम लोदी को हराया था राणा सांगा ने घटौली के युद्ध में, ठीक है। और ये जो है इनको पता चला, इस आदमी को हराना चाहते थे राणा सांगा भी। तो कहा जाता है कि राणा सांगा को जब पता चला कि बाबर जब उधर से पश्चिम देशों से जब आ रहा है, यद्यपि उसका मूल स्थान था उज्बेकिस्तान, लेकिन उधर काबुल साबुल जीतते हुए सब आ रहा है, तो राणा सांगा ने कहा कि भाई आओ आओ, हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे इसको हराने में। तो उसको पता था, राणा सांगा को पता था, राणा सांगा माने मीराबाई का ससुर, राणा सांगा माने भोज के पिताजी, राणा सांगा माने अकबर के वही पूर्वज, समझ जाइए, बिल्कुल एकदम 1526 यहां चल रहा है। और अकबर के नहीं, सॉरी, राणा प्रताप के सॉरी 1576-75 में जब हल्दी घाटी के युद्ध होता है, उसी के पहले के कुछ समय पहले की कहानी है, 1526 माने 50 साल पहले की कहानी है। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए सब प्रयास था कि ये दिल्ली का राजा था, ये चूंकि दिल्ली सल्तनत चल रहा है, तो दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर दिल्ली था, इसको हराने के सब प्रयास कर रहे थे। ये मेवाड़ भी प्रयासरत था, इधर से बाबर भी आ रहा था। तो 1526 में, अब देखिए ये दिल्ली ये हरियाणा, तो हरियाणा में सबसे बड़ा मैदान था पानीपत, है ना। उसने कहा कि बाबर ने कहा कि मैं लड़ना चाहता हूं तुमसे, देखना चाहता हूं कि तुम्हारे में कितनी ताकत है। इब्राहिम लोदी ने कहा चल बेटा, चूंकि इन्हीं के चचा भतीजा ने सब लोगों ने गद्दारी करके बाबर से मिला और बाबर इनकी सारी कमजोरियों को बताया कि ये खूंखार तो था बंदा, लेकिन फिर वो मिलते हैं और बाबर को लेकर आते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भयंकर युद्ध होता है ना। और उसने वहाँ पर बाबर ने जिहाद का नारा दिया और कहा कि ऐसे वैसे दुनिया भर के हम लोग अगर आ जाएंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे, ऐसे बहुत दुनिया भर का भड़काने के लिए कहता है ना कि लीडर जो होता है वो सब बोलता है। और उसके बाद इब्राहिम लोदी को लोगों ने कहा कि भाग जाओ, बच जाओगे, लेकिन वो कहा कि बचने से ज़्यादा आई वुड रेदर डाई देन टू रन अवे, भागने से ज़्यादा मैं मरना पसंद करूंगा। और युद्ध भूमि में मारा गया बंदा, ठीक है। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था, ध्यान दीजिएगा, 1526, 1527, 1528 और 1529, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पानीपत का युद्ध, ठीक है। और यहाँ पर हो गया चंदेरी का युद्ध, और यहाँ पर हो गया घाघरा का युद्ध। अब आप लोग बताइए, थोड़ा सा अगर आप सक्रिय हैं, क्योंकि 1000 बार आपने सुना होगा, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों में हुआ था। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतों के सरों की मीनार बनवाई थी, ठीक है, मेदिनी राय का। और ये कौन सा युद्ध था, राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है। इन चारों को जीतने के बाद बाबर पूरे ढंग से दिल्ली का राजा बन गया। बाबर ने यहां पर मुगल वंश की नींव डाली, मुगल वंश, ठीक है। शायद आपको याद आ गया होगा तब तक, अगर याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख ही दे रहा हूं, खानवा का युद्ध, ठीक है। वैसे लिखना नहीं चाहिए था, चलिए ठीक है, खानवा, ठीक है, भयंकर युद्ध। इनको भी हराया पानीपत में। राणा सांगा सोचे कि तो और लोगों की तरह आ रहा है चला जाएगा, आ रहा है चला जाएगा, ये जाने का नाम था। इसका तो मन कर रहा था भारत पर राज करूंगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि भारत के राजा आपस में ही लड़ मर रहे हैं, हम लोग राज करेंगे, ठीक है। तो लेकिन नहीं रुका। तो इन्होंने, चूंकि इनका एक हाथ भी कटा था, हाथ माने बिल्कुल कटा था, पाँव भी घायल था, चेचक के दागों से भरा हुआ था, लेकिन चट्टान आदमी था, लड़ते लड़ते सब खत्म। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने बड़ा गंदा काम किया था, ठीक है, बाद में बताऊंगा। और घाघरा के, ठीक है, ये हमारा, ये तो हो जाएगा मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत में हमने 5 राजाओं को देखा, 5 वंशों को देखा। तो उसमें जो गुलाम वंश में, जिसको हम लोग मामलुक वंश बोलते हैं, ठीक है, असली में मामलुक वंश बोलते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी चलाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने शमसी वंश चलाया था। बार बार पेपर में आया हुआ है, शमसी वंश की स्थापना किसने किया, कुतुबी वंश, शमसी वंश। और बलबन ने, हमको पता है, बलबनी वंश, ठीक, बलबनी,
इसी गुलाम वंश में, मामलूक वंश में 3 राज थे, 3 वंश थे, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी। कुतुबी को कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी को शमसुद्दीन इल्तुतमिश, हाँ, और बलबनी को बलबन। तो हमने देखा 5 वंश वालों ने राज किया दिल्ली पर। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश में 4 मेन राजा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। खिलजी वंश में 3 मुख्य राजा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी। तुगलक वंश में 3 मुख्य राजा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक माने जिसने बाग बगीचे लगाए। सैयद वंश में 1 मेन राजा, खिजर खान, वैसे 3 थे। और लोधी वंश में 3 राजा, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने यहां पर मुगल वंश की नींव डाली, जो 1526 से चलती है 1857 तक। ठीक है, 1857 में बहादुर शाह जफर अंतिम राजा बना, जिसको मारकर अंग्रेजों ने सिस्टम डैमेज कर दिया। कहां पर? बर्मा में, म्यांमार में। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हो गई। ये कब से कब था? देखिए 1206 से 1290। ठीक, 1290 से 1320। ठीक, 1320 से 1351। ठीक है, और 1351 से 1351 से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए फिलहाल 1451 ये था, और 1451 से 1526, ऐसे करके 5 वंश था। ठीक है, हम लोग डिटेल पे चलेंगे दूसरे वाले में, दूसरे वाले पार्ट में। ये आपको भूमिका केवल बताया है, भूमिका के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी भी हो गई। आप लोग 1 बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा या नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जब सेकंड बार इसको पढ़ाऊंगा तो आपको धाड़ 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 याद होगा। ठीक है, चलिए, बस कैसा लगा बताइएगा जरूर, मजा आता है तो बढ़ाइएगा जरूर। नमस्कार।